नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी में, जहां पर हम आज देखने वाले हैं विगत वर्षों में पूछे गए सवालों के हल को लेकर। तो दोस्तों चलिए पूरे उत्साह और पूरी एनर्जी के साथ आज की इस क्लास में जुड़ते हैं, एंजॉय करते हैं इस क्लास को। तो दोस्तों इससे पहले के वीडियो में हमने MCQ क्वेश्चंस देखे, बहुविकल्पीय प्रश्न, और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स भी देखा। तो चलिए दोस्तों अब हम परीक्षा में आए हुए ट्रू और फॉल्स के जैसे सत्य या असत्य के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कार्तीय अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अर्थात हमारा जो आलेख होता है, आलेख का एक्स एक्सिस इस तरह से तथा इस वाई एक्सिस या वाई अक्ष के इस प्रतिच्छेद बिंदु को, इसी प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक तरह से ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, जहां से किसी भी एक्स एक्सिस के लिए या वाई एक्सिस के लिए नंबर की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली शून्य होता है, आप जानते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स और वाई दोनों ही जीरो होते हैं, इसलिए इस बिंदु को मूल बिंदु या ओरिजिन बिंदु भी कहते हैं। तो यह जो कथन दिया हुआ है इस प्रश्न के अनुसार वह क्या है? सत्य है। ठीक है, क्या है? ये सत्य है। दूसरा अगर देखें, यदि x अनुपात y अनुपात z इस तरह से दिया हो तो हम क्या कहते हैं? उसे क्या y को क्या कहते हैं? मध्यानुपाती कहते हैं। बिल्कुल सही कथन है ये। ठीक है, अगर इसी तरह से x y और z लिखा हो तो इसे हम डिनोट करते हैं x अनुपात y समानुपात y अनुपात z। ठीक है, इस तरह से। और इसे लिखा जाता है x अपन y और y अपन z। इसको सॉल्व करने से क्या देता है? y का वर्ग x इंटू z। ठीक है, और इस y को हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं? मध्यानुपाती कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? चलिए, इसका मतलब ये भी कथन हमारा क्या है? हमारा ये भी कथन क्या है? सत्य है। तीसरा, यदि n बिलोंग्स टू n, इस साइन को इंग्लिश में बिलोंग्स टू बोलते हैं, तब समीकरण जो है या इक्वेशन दिया है 2n+1, ये क्या हमेशा सम संख्या देगी या नहीं देंगी? ये तो पहले हम चेक करके ही बता पाएंगे। लेकिन इसका मतलब जो होता है, n की वैल्यू अगर 0 1 2 3 ऐसा कुछ है तो वो स्मॉल n के लिए भी वही सेम वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, चलिए, यदि मुझे जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यह n के किसी भी मान के लिए क्या आता है पहले देखते हैं। तो सबसे पहले n बराबर अगर मैं शून्य रखूं, ठीक है, तो पहला भी 0 हो जाएगा, शून्य का गुना 2 के साथ, और धन क्या प्राप्त हुआ? मुझे 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से यदि n के बराबर मैं 1 रखता हूं तब मुझे क्या प्राप्त होगा? ठीक है, कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, 2 एकम 2 और धन इस तरह से 1 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर n की वैल्यू मैं 2 रखूं तो 2 गुणित 2 धन 1, 2 2 4 और 1 5। तो हर बार आप ध्यान दे रहे होंगे ये एक विषम संख्या हमको मिलती जा रही है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली हम इसको करते चलेंगे तो हमें हर बार एक विषम संख्या प्राप्त होगी। तो ये सवाल में क्या बोला है? क्या सम संख्या प्राप्त हो रही है? बिल्कुल सम संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, एक विषम संख्या हर बार हमको देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये जो कथन है वो क्या है? वो एक असत्य कथन है। ठीक है, क्या कथन है? असत्य कथन है। अगला है, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। बिल्कुल कोई 5वीं 6वीं कक्षा का भी विद्यार्थी बता सकता है कि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। एक तिमाही में महीनों की संख्या कितनी होती है? वो होती है तीन मतलब तीन। ठीक है, माही मतलब माह, 3 माह। ठीक है, 3 महीने। इसी तरह से 4 तिमाही में 4 गुणित 3 माह, जो कि होता है 12 माह, और यही 12 माह बराबर होता है 1 वर्ष। अर्थात ये हमारा दिया हुआ कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। बिल्कुल। 2 समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है ये बिल्कुल असत्य कथन है। ठीक है, पहले आपको समरूप का अर्थ बताता हूं और फिर सर्वांगसम। अगर इन दोनों का मीनिंग आप समझ जाते हैं तो आपको यह कथन भी समझ आ जाएगा। समरूप का अर्थ है एक जैसा दिखे। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ इस तरह से त्रिभुज बनाए हैं। ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो कोण होंगे, ठीक है, ये कोण आपस में एक दूसरे से बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन जो साथ वाली भुजाएं हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ये भुजा, राइट हैंड साइड में वो भुजा, और बेस वाले आधार वाले में जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल एक समान नहीं दिखाई देती है। कोण तो बराबर होंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। ठीक है,
जहां पर मतलब एक जैसा, ये छोटे के जैसा बड़ा, मतलब हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया, इसका हमने यूं कहें कि मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, तो इसे हम कहते हैं समरूप। समरूप मतलब समान रूप वाला, ठीक है, समान रूप वाला, इसको समरूप कहते हैं। और यही सर्वांग सम कब हो जाएगा, जहां पर कोण भी बराबर होंगे और भुजाएं भी बराबर होंगी। अर्थात ये वाला जो हमारा त्रिभुज है, अगर इसको उठा के मैं इस त्रिभुज के ऊपर रखूं तो वो पूरा ही ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे को पूरा कंप्लीटली ओवरलैप कर देंगे, कहीं से बाहर नहीं होगा और कहीं से अंदर नहीं होगा। बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार फिर से बता देता हूं। समरूप का अर्थ होता है छोटा हो या बड़ा हो, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं, ठीक है, रूप एक जैसा, चाहे छोटा हो या बड़ा, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहती है, कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन आकार जो है, आकृति जो है वो अलग, मतलब भिन्न हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कोई भी लेना देना, इसे हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। वहीं पर सर्वांग समता की जब बात आएगी तो यही कंडीशन फॉलो अप होगा कि अगर मैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज में रखूं तो कंप्लीट ओवरलैप होना चाहिए। कंप्लीट ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए कोई सा भी हिस्सा, कोई सा भी एज बाहर नहीं आना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। तो ये गलत कथन है, दो समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम नहीं होते हैं, ठीक है, ये इसलिए क्या कथन है, असत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? कुछ इसी तरह से बोर्ड की परीक्षा में आपको ट्रू और फॉल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी अच्छी करके रखी हुई है, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रखी हुई है ट्रू एंड फॉल्स की या बहुविकल्पी प्रश्नों की या फिल इन ब्लैंक से, तो वो बहुत ही इजी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल बेशक ही तैयार रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। चलिए हमारे अगले पोर्शंस की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। इस पेपर के अगले क्वेश्चन की तरफ काफी देखिए, किसी भी परीक्षा में बैठने के पूर्व हमें ये पूर्वानुमान होना चाहिए कि पेपर किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी हमें लगातार घंटों बैठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए यदि आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स अर्जित करना, ठीक है। चल, इन प्रश्नों को हमने देख लिया हुआ है पहले ही, ठीक है। चलिए एक सवाल है, ठीक है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका बतानी है, ठीक है। तो माध्यिका बताने के लिए हम इसे किस तरह से अप्रोच करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले माध्यिका बताने से पहले हमें आंकड़ों की संख्या को गिनना है, मतलब कितने आंकड़े दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने आंकड़े दिए हुए हैं, 7, जो कि 7 जो है, या यूं कहूं 7 जो है आंकड़ों की संख्या जो है एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र होता है कुछ इस तरह से होता है। तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 आंकड़ा, ठीक है। इस दिए हुए आंकड़ों का माध्यिका निकल के जो आएगा वो n+1/2 आंकड़ा, ठीक है। अर्थात n बराबर हमने क्या निकाला, 7 धन 1, ठीक है, कुछ इस तरह से 7 धन 1 8 होता है, 8/2 4 होता है। इसका मतलब जो चौथे क्रम का आंकड़ा है, क्रम में जो चौथे नंबर का जो आंकड़ा होगा वो हमारे इन आंकड़ों का क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। गिन के देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा 37। बहुत ही आसान है, आप इसी तरह से आपको परीक्षा में बनाना है, ठीक है। अगर n की जगह पर सम संख्या होती, क्या होती, सम संख्या होती, तो उसके लिए दूसरा सूत्र है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है x² - 8x धन 15 का हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बहुपद से भी बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं, जहां पर गुणनखंड निकालना, शून्यक निकालना, शून्यकों का योगफल बताना या गुणनफल बताना, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है हमें जो भी हमारा बहुपद दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि गुणनखंड निकालने की तीन विधियां हैं, ठीक है। सबसे पहला विधि है उभयनिष्ठ विधि, ठीक है। गुणनखंड निकालने के तो उभयनिष्ठ तो कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को गुणनखंड निकालने के लिए हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो उभयनिष्ठ तो निकलेगा नहीं, तो किससे निकलेगा, ये हमें मध्य पद को तोड़कर निकलेगा। किससे निकलेगा, मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मध्य पद क्या है हमारा, एक तरह से देखें तो ऋण 8 है, ठीक है। तो हमें मध्य पद को कुछ इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से फैक्टराइज करना है, ठीक है, कि उसका गुणा, ठीक है, किसके बराबर आना चाहिए। यहां पर जैसे कि इस इक्वेशन में अगर आप देखें, इस इक्वेशन को पहले मैं ax का वर्ग धन bx धन c से क्या करता हूं, तुलना करता हूं। तो मुझे a प्राप्त क्या होगा, a 1 प्राप्त होगा, b मुझे प्राप्त होगा ऋण 8 और c मुझे प्राप्त होगा 15, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस बीच वाले टर्म को मुझे कुछ इस तरह से
फैक्टराइज करना है जिनका गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, a इंटू सी, ठीक है। इस बहुपद के अंदर में जो a का मान है और जो c का मान है उसके गुणा के बराबर, अर्थात 1 गुणित 15 बराबर ये 15 आएगा। तो जो हम बाइफरकेट करने वाले हैं या हम तोड़ने वाले हैं उनका गुणा किसके बराबर आना चाहिए, 15 के बराबर आना चाहिए। जैसे कि 5, कौन कौन से, वैसे चले पहले करके देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं 8 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। पहला हो सकता है 1 इंटू 7 हो सकता है, सॉरी 1 प्लस 7 हो सकता है, ये 8 देगा, लेकिन इनका गुणनफल आएगा क्या, 15 नहीं आएगा। अगला 2 धन 6, 6 2 8, 6 और 2 8 तो मिलेंगे, लेकिन इनका गुणनफल 15 आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। अगला 3 प्लस 5, ठीक है, 3 प्लस 5, 5 3 8, 8 आ रहा है, साथ में इसका गुणनफल 15 आ रहा है, क्या आ रहा है 15 है, मतलब सेटिस्फाइड। एक और करके देखते हैं, 4 गुणित 4 भी 8 होता है, कितना होता है 8 होता है, लेकिन क्या इनका गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 आएगा क्या, नहीं आएगा, केवल किससे आएगा, 3 और 5 से। अर्थात हमें इस 8 को 3 और 5 में तोड़ना पड़ेगा, अर्थात ऋण 5 और ऋण 3, इन दोनों का गुणा किसके बराबर आया, 15 के बराबर आया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, ऋण 8 के बराबर आएगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, हाँ सर, अच्छा ब्लैक वाला ले लेते हैं, वो कलर बहुत गंदा हो जाएगा। हाँ हाँ, बन जाएगा, ठीक ठीक, हाँ ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऋण, अब 8x तो क्या लिखेंगे, ऋण 5x, ठीक है, ऋण 3x, और बाकी सारी चीजें तो एज इट इज होंगी, ठीक है। आगे अब इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में हमें कुछ उभयनिष्ठ निकालना होगा। इन दोनों में तो x मुझे उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो x निकालेंगे तो x बचेगा, और बचेगा यहाँ पर बचेगा 5 बचेगा। ऋण 3 अगर मैं उभयनिष्ठ निकालूं तो अंदर बच जाएगा x ऋण 5 बच जाएगा। अब इस पूरे समीकरण में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सिंप्लीफिकेशन में मुझे ये वाला जो टर्म है दोनों तरफ क्या दिख रहे हैं, कॉमन दिख रहे हैं, x ऋण 5। अगर x ऋण 5 को मैं बाहर निकालूं तो क्या बचेगा, x ऋण 3 बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमें ये इतना ही निकालने को कहा है, गुणनखंड निकालने को, ठीक है। अप्रोच क्या है हमारा, सबसे पहले आप इक्वेशन को लिखिए, इक्वेशन को लिखने के बाद आप उसे ax का वर्ग धन bx धन c से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद a बराबर कितना है, b बराबर कितना है और c बराबर कितना है निकालेंगे। उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, मध्य पद को तोड़ना है, और मध्य पद को तोड़ने कैसे तोड़ना है कि उनका गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, a इंटू सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है, और उन दोनों का एडिशन क्या देना चाहिए, वापस से वही टर्म हमें देना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें इन सवालों को अप्रोच करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक बहुत ही इजी सवाल, ठीक है। फिर से तो कक्षा 10वीं का जो गणित है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वो आपको आसान ही पड़ेगा, ठीक है। सवाल बहुत ही आसान दिए होते हैं, बस आपको शांतिपूर्वक अप्रोच करना है किसी भी सवाल को, ठीक है। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ, यदि दिया है a बटा बी बराबर c बटा डी, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है a धन b बटा b बराबर c धन d बटा d, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करेंगे, a बटा b धन 1, दोनों पक्ष में धन 1 जोड़ देना, कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या कर रहे हैं, दोनों पक्ष में यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों में धन 1 जोड़ने पर, ठीक है, आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर तिर्या गुणा हो गया, एलसीएम निकालेंगे दोनों साइड पर, तो क्या हो जाएगा, a धन b बटा b c धन d बटा d, और यही हमें क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। क्या करना, कितना इजी था ये, हमने क्या किया, हमने केवल दोनों साइड पर 1 जोड़ दिया और हमें क्या मिल गया, हेंस प्रूव्ड, हमें आंसर मिल गया, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको सवालों को अप्रोच करना, बहुत इजी सवाल है। चलिए अगला सवाल है, वर्ग समीकरण बनाए हैं जिनके मूल दिए हुए हैं -8 और -4। मूल क्या दिया हुआ है, x बराबर ऋण 8 और अगला जो दिया है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो
कैसे बनाते हैं मूल बनाने के लिए? सिंपल सा क्या करेंगे, x बराबर ले लेंगे और दोनों साइड पर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x धन 8 बराबर 0 देगा ये हमें, और ये हमें देगा x ऋण 8 बराबर 0 देगा। ठीक है, तो दो फैक्टर मिल गया हमें। क्या मिल गया? दो फैक्टर मिल गए। ठीक है, तो अब हमारा जो वर्ग समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा x धन 8 और x ऋण 4 बराबर 0। इसी को और आप गुणा कर दीजिए, x का गुणा इसके साथ अर्थात x ऋण 4 और धन 8 का गुणा अगेन इसके साथ, x का वर्ग ऋण 4x धन 8x ऋण 8 चौके 32 बराबर 0। x का वर्ग तो एक ही है, ऋण 4x और धन 8x, तो क्या हो जाएगा धन 4x ऋण 32 बराबर 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग समीकरण हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, जो भी मूल दिया है उसको x के बराबर लिया, ठीक है, फिर उसको पक्षांतर कर दिया, x धन 8 बराबर 0 मिला हमको, x ऋण 4 बराबर 0, इन दोनों फैक्टर को हमने गुणा कर दिया, तो अंत में हमें क्या मिल गया? हमें अपना समीकरण मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब जो है क्षेत्रमिति से सवाल है, और ये जो सवाल है क्षेत्रमिति वाले, अगर आपने कुछ फॉर्मूले याद रखे, इसमें बस यही एक ट्रिक होता है, ठीक है, कि आपको फॉर्मूले थोड़े से याद रखने हैं। ठीक है, क्या रखने हैं आपको? फॉर्मूले याद रखने हैं, फिर ये सवाल बहुत ही इजी सवाल होते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई दी हुई है जिसे h से डिनोट करते हैं वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, जिसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, वो हो जाएगा व्यास बटा 2, ये हमें देगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन के आयतन का सूत्र लगा दीजिए आप। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप जानते हैं बेलन कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल सिलेंडर टाइप का। ठीक है, और ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, और ये जो होता है हमारा रेडियस होता है, इस सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, तो इस पूरे का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का हम नहीं छेड़ते हैं, एज इट इज रखते हैं। आर कितना दिया हुआ है? 7 गुणित 7 हो जाएगा, और एच कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, 7 से 49 और 10 को गुणा 490 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो सकता है आंसर। और चाहे तो आप पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होता है 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 7 49। ठीक है, 70 से जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया 1, 7 दूनी 14 1, 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद जो जो आपको मान दिया हो उसको रखना है। आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं 490 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या चाहे तो आप पाई का मान रखिए 22/7 रखिए और उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में आंसर सेम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, फटाफट हम सॉल्व करना देखते हैं। अच्छा, अगला है सिद्ध कीजिए कि 2n धन 3 का वर्ग ऋण 2n माइनस 3 का वर्ग एक गुणनखंड है 8 का। ठीक है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, क्या ये 8 का गुणनखंड है? कुछ इस तरह से सवाल दिया हुआ है। ठीक है, जहां पर n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अर्थात 0 से लेकर कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए हुए समीकरण को हम इस तरह से लिखते हैं। आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, मैं केवल और केवल आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। आपको प्रेजेंटेशन का बहुत ही बेहतर ढंग से ध्यान रखना है, आपको सजावट पर बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, काट छाट बिल्कुल भी नहीं करना है वार्षिक परीक्षा में। तो ये जो सवाल है आपको कुछ इस तरह से अप्रोच करना है। आपको क्या करना है? n के मान रखते चलना है। चलिए मैं n बराबर अगर 0 रखूं, ठीक है, n बराबर 0 रखूंगा तो मुझे ये पूरा कंप्लीट इक्वेशन 0 के बराबर दिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये भी 0 हो जाएगा, धन 3 का वर्ग ऋण, ये 0 हो जाएगा, अंदर में बचेगा ऋण 3 पूरे का वर्ग, 3 तिया 9, और ये भी क्या देगा? 3 तिया 9। क्या मिला मुझे? 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? n बराबर रखूंगा 1। क्या रखूंगा? n बराबर रखूंगा 1 रखूंगा, तब मुझे क्या प्राप्त होगा? 2n मतलब 2 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, धन 3 पूरे का वर्ग ऋण 2, n मतलब 1 रखा हूं तो 2 मिलेगा, और ऋण 3 पूरे का वर्ग।
2 3 5, 5 का वर्ग 25 मिलेगा मुझे। यहां पर मुझे ऋण 1 प्राप्त होगा, ऋण 1 का वर्ग होता है धन 1, यहां पर क्या प्राप्त होगा 24। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ 24। और 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 24 को मैं लिख सकता हूं 8 × 3। ठीक है, तो यहां पर देख पा रहे हैं जो ये इक्वेशन है ये 8 के गुणांक में आ रहा है। कितना आ रहा है 8 के गुणांक में, अर्थात इस एक स्टेप में हम देख पा रहे हैं कि ये जो समीकरण दिया हुआ है उसमें 8 जो है गुणनखंड के रूप में हमें दिख रहा है। चलो n की वैल्यू 2 के लिए रख के देखते हैं। ठीक है, किसके लिए 2 के लिए, तो क्या हो जाएगा n बराबर 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 धन 3 7 हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा। कितना मिलेगा 7 का वर्ग, ऋण हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में 3 गया 1 बचेगा, 1 का वर्ग क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा, अर्थात 7 7 49 ऋण 1। ठीक है, ये हल करोगे तो क्या हो जाएगा 48 प्राप्त होगा। और 48 हमें कैसे मिलता है 8 और 6 के गुणे से, अर्थात यहां पर भी जो हमें प्राप्त हुआ है वो 8 के मल्टीपल में प्राप्त हुआ है या 8 के गुणांक में प्राप्त हुआ है। तो इससे ये सिद्ध कर पाऊंगा मैं, या इससे ये सिद्ध इस तथ्य पर पहुंचता हूं कि जब कभी भी मैं n का मान रखते जा रहा हूं मुझे जो भी मान प्राप्त हो रहा है वो 8 के गुणन में मिल रहा है, या गुणा में मिल रहा है, या गुणांक में मिल रहा है। इसका अर्थ है जो हमारा 8 या जो हमारा समीकरण है वो क्या है 8 का एक गुणनखंड है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सिद्ध करके हमने देख लिया, यहां पर भी हमने देख लिया और यहां पर। तो आप n के जितने भी मान रखते जाएंगे आपको क्या प्राप्त होते जाए, जो भी संख्या प्राप्त होगा वो 8 के गुणांक में ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है, ठीक है, जो कि है समरूप त्रिभुज से। ठीक है, चलिए इसको कैसे अप्रोच करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न। चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज खींच लेते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और ये क्या है सी है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींचा है। चलो हमने क्या रेखा खींचा, इस भुजा के समांतर, कौन सी भुजा, भुजा बीसी के समांतर। ठीक है, मैं भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींच रहा हूं जो मेरे दो अन्य भुजाओं को किसी बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए मैंने क्या कर दिया, कुछ इस तरह से रेखा खींची, किसके पैरेलल खींची है या किसके समांतर खींची, बीसी के समांतर, और इसको मैं नाम दे देता हूं MN। ठीक है, और ये जो MN है हमारा इन दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, यदि ऐसा खींचते हैं तो यह जो रेखा होगी, ये जो रेखा है वो उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, और ये जो कथन है ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का है। किसका है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का है। ठीक है, अब इसी प्रमेय को हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये जो भुजाएं हैं और इनके जो दो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ठीक है, जैसे M ने इस भुजा को दो भागों में पार्टीशन किया। ठीक है, साथ ही N ने इस AC भुजा को दो भागों में पार्टिसिपेट किया। तो ये जो भुजाएं हैं AM और ये ठीक है, ये जो AM है और ये BM है, साथ में ये AN और NC जो है एक समान अनुपात में विभाजित हुए हैं। अर्थात हमें सिद्ध क्या करना है, आप देख लीजिए, सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दो भुजाएं जो हैं कुछ इस तरह से AM बटा MB बराबर AN बटे NC, और इनका जो अनुपात आएगा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, एक ही बराबर होगा, या एक ही अनुपात में इसे हम क्या ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, विभाजित करेगी। इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब मैं इस डायग्राम में आता हूं। तो इस डायग्राम में देखने के पश्चात मुझे एक चीज नजर आती है, और वो ये आती है कि जो हमारा AB है वो क्या है, AM धन MB के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। इसी तरह से हमारा जो AC है वो है AN धन NC के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये निकालना है, तो इसके लिए हमें कैसे अप्रोच करना है, अब हमें ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक
ठीक है, क्या दिया हुआ है, पैरेलल है, एम एन समांतर BC, ठीक है। अर्थात हमारे जो जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज नंबर 1 कौन सा, ये और ये पहला त्रिभुज बाहर इस तरफ निकला, AMN, ठीक है। और एक हमारा बड़ा त्रिभुज जो है हमारा AB और C, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज से त्रिभुज AMN एंड त्रिभुज ABC से, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं लिख सकता हूं ए, हाँ ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो त्रिभुज है हमारा, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, ये क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज के नियम से मैं क्या लिख सकता हूं, AB बटा AM बराबर AC बटा, क्या लिख सकता हूं, AC बटा लिख सकता हूं AN, ठीक है कि नहीं। इस देखिए, इसके बटा मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज के बटा छोटे त्रिभुज का भुजा, ठीक है। बड़े त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा, साथ में ये लेफ्ट हैंड साइड का हुआ तो राइट हैंड साइड का भी वैसे ही होगा, ठीक है। बड़ी भुजा बटी छोटी भुजा, बड़ी भुजा बटी छोटी भुजा, ठीक है। अब हमें मालूम है AB का मान पता है, AB का मान यहां पर दिया हुआ है, साथ में AC का भी मान दिया हुआ है, रख देते हैं, ठीक है। तो AB बराबर क्या दिया हुआ है, AM, AB बराबर मिला है हमें AB धन MB बटा AM, ठीक है, बराबर AC बराबर क्या है, AN, ठीक है, AN धन NC बटा क्या प्राप्त हुआ है, AN प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 1 बचेगा, MB बटा AM, ठीक है, बराबर ये दोनों आपस में कटेंगे तो 1 प्लस NC बटा AN, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा MB बटे AM बराबर NC बटे AN। और अगर ध्यान से देखें तो ये जो हमें प्रूफ करने का था ये जस्ट इसका अपोजिट है। अर्थात अगर इसको मैं उल्टा लिख दूं, क्या लिख दूं, इसको उल्टा लिख दूं मैं, AM बराबर MB बराबर AN बटा NC, बस अपोजिट है, नीचे की चीजें ऊपर लिख दी और ऊपर की चीजें नीचे लिख दी। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ। और इसी से ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि जो हमारा जो यह रेखा है, ये रेखा इन दोनों भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कैसे हमने अप्रोच किया, हमने जो सबसे पहले हमने लिखा, जो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था कि ये जो हमने रेखा खींची है इन दोनों भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करती है नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको पहले लिख लिया। उसके बाद हमें क्या मालूम चला, हमें इन दोनों भुजाओं की इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, जो कि क्या थी कि ये जो भुजा है AB वो कुछ इस तरह से दोनों भुजाओं को मिलकर योग से बन रहा था, साथ में AC भी दोनों भुजाओं के योग से बन रहा था। हमने इन दोनों को लिख लिया, ठीक है। अब त्रिभुज AMN और ABC से, ठीक है, त्रिभुज का समरूप नियम से कह सकते हैं कि इस बड़े जो त्रिभुज की जो भुजा थी, ठीक है, और किसका अनुपात, छोटे भुजा का अनुपात, छोटी त्रिभुज के भुजा का अनुपात, ठीक है, ये दोनों अनुपात क्या आएंगे, साथ में एक जैसा आएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस AB का मान यहाँ से उठा के रख दिया और AC का मान यहाँ से उठा के रख दिया। फिर कैंसिल, इस तरह से आप भाग दोगे, कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होने के बाद MB बटा AM बचेगा, इसको अपोजिट कर देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिख देंगे, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। इसी तरह से इसे क्या करना है, हमें अप्रोच करना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला है हमें जहाँ पर बहुलक निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, बहुलक निकालना है, ठीक है। बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, या ये योग है कि हमें वर्ग, बहुलक वर्ग दिया हुआ है और उसके नीचे आवृत्ति दी हुई है। तो वर्ग, इस दिए हुए वर्ग में हमें सबसे ज्यादा आवृत्ति कहां पर दिख रही है, ध्यान से देखेंगे तो हमें इस वर्ग बहुलक में सबसे ज्यादा आवृत्ति दिख रही है, ठीक है। और बहुलक का फॉर्मूला आपको आना चाहिए सवाल को हल करने के लिए। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है
बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसके पूरे गुणे में होता है H, ठीक है। तो ये जो हमारा L होता है, ठीक है, इस गिवन इस फॉर्मूले में L जो होता है ये हमारे वर्ग बहुलक की निम्न सीमा होती है। क्या होती है? निम्न सीमा होती है, अर्थात L बराबर क्या होगा यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। और हमारा जो F1 होगा, ठीक है, वो हमारा सबसे ज्यादा आवृत्ति, ठीक है, सबसे ज्यादा आवृत्ति कहां पर? इस वर्ग बहुलक में जो आवृत्ति है सबसे ज्यादा वो क्या है? 16 है। इसी तरह से F0 जो होगा, ठीक है, इसी वर्ग बहुलक के पहले वाला आवृत्ति, ठीक है, पहले वाला आवृत्ति अर्थात 10, और F2 क्या हो जाएगा? हमारे इसी वर्ग बहुलक के बगल वाला मतलब नेक्स्ट वाला आवृत्ति F1 जो कि होता है 12। अब इन्हीं मानों को, अच्छा H बच गया है, H जो होता है, ठीक है, हमारे इस वर्ग बहुलक के अंदर को क्या बताता है? अंतर को, ठीक है। कितने कितने अंतर है? 10 का अंतर है, 10, फिर 10 का अंतर, 10 का अंतर, तो H बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये अंतराल को बताता है, वर्ग बहुलक के अंतराल को बताता है, ठीक है। अब इन सारे ही मान को हमें क्या रखना है? इक्वेशन के अंदर रखना है। L बराबर हमने क्या निकाला? निम्न सीमा, ठीक है, हमारे वर्ग बहुलक की निम्न सीमा 20 थी, ठीक है, धन ब्रैकेट के अंदर F1 क्या था? F1 16 था, ऋण F0 क्या प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ, बटे 2F1 अर्थात F1 कितना है? 16, तो 2F1 हो जाएगा 32, ऋण F0 कितना है? 10, और F2 कितना निकाला हमने? सॉरी माफ कीजिए, ये F2 होगा, ये हमारा F2 हो गया। F2 कितना मिला हमें? मिला है 12, और इसके गुणे में क्या प्राप्त होगा? 10, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 20 धन 16 में 10 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 32 ऋण 22, धन और ये दोनों 22 हो जाएंगे, तो यहां पर प्राप्त होगा 10, गुणे में है 10, ठीक है। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 20 और धन 6, आंसर आएगा 26। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये इस सारणी का क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। क्या निकल के आया है? 26, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा सवाल है अगेन क्षेत्रमिति से। किससे संबंधित है? क्षेत्रमिति से संबंधित है, जहां पे हमें ठोस गोले की त्रिज्या दी हुई है और क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा आयतन ज्ञात करना है। अगेन फिर से फॉर्मूला वाला सवाल है, अर्थात आपको पेपर में क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूले हमेशा ध्यान में या याद करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी भाई। चलिए, तो दिया हुआ है त्रिज्या, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहला क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है 4 पाई r का वर्ग, ठीक है। इसी क्रम में गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, पाई r क्यूब। अब हमें r का मान रखना है बस 4 पाई इंटू r स्क्वायर, ठीक है, 7 सत्ते 49 और उसका गुणा 4 के साथ, तो आ जाएगा हमारा 49 गुणित 4 पाई, ठीक है। 4 नियम 36 का 6, हासिल आया 3, 4 चौके 16, 3 19, 196 पाई सेंटीमीटर वर्ग। ये क्या हो जाएगा? हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, किसके लिए? गोला के लिए, ठीक है। इसी क्रम में आयतन क्या हो जाएगा? 4/3, पाई मतलब पाई रखते हैं एज इट इज, r क्यूब 7 गुणित 7 गुणित 7, ठीक है। तो कहीं से कुछ कैंसल आउट होगा क्या? नहीं होगा। ये हमारा क्या कितना होता है? 7 से, ये देगा हमें 343, ठीक है। ये कितना देगा? 343, 343 का गुना 4 के साथ, ठीक है। किसके साथ? 4 के साथ, तो 4 तिया 12, हासिल आया 1, 4 चौके 16, 17 का 7, हासिल आया 1, 4 तिया 12, 1372/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आंसर हो सकता है अगर आप आगे सॉल्व करना नहीं चाहें तो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एक काम ये कर सकते हैं कि पाई को मैं 22/7 लिख सकता हूं, ठीक है, 22/7 यहां पर लिख के बनाया जा सकता है, ठीक है, इस जगह पर, तो ये एक साथ यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए इसी को करके मैं देखता हूं, तो आई कैन राइट दिस पाई एज अ, ठीक है, पाई को लिख सकता हूं 22/7 गुणित
7, ठीक है। एक 7 से दूसरा 7 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो 87 49 और ये 88, 88 गुणित 49/3, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। 88 का गुणा 49 के साथ बटा 3 में, 88 गुणित 49, ठीक है। 8 या 72 का 2 हंसी लाया 7, 8 चौके 32 और 7 39, ठीक है। एज इट इज 2 9 2 11 का 1 हंसी लाया 1, 9 4 13 का 3 हंसी लाया 1, तो ये आ जाएगा हमारा 4 3 1 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9, अरे ये तो कैंसिल, 3 चौके 12, 4 3 7 8 2 10 नहीं, माफ कीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 कुछ इस तरह से इसका आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल होता है। आपको केवल और केवल फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले याद हैं तो बिल्कुल चुटकियों में सवाल हल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अगेन क्षेत्रमिति का सवाल है जो कि है शंकु से। किससे है? शंकु से। अब यहां पर हमें क्या क्या, क्या मालूम होना चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए शंकु का सूत्र मालूम होना चाहिए। सिंपल सा शंकु के लिए सूत्र होता है, क्या दिया हुआ है? शंकु का व्यास दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है मतलब हो जाएगा d/2 डायमीटर, जो कि होगा 12/2, और प्राप्त हो जाएगा हमें यहां पर शंकु का त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला अगेन याद रखना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ जो होता है शंकु का होता है पाई इंटू आर एल। कितना होता है? पाई इंटू आर एल, ठीक है। तो पाई का होता है अर्थ 22/7, या पाई ही रखिए। आर का मान क्या होगा? 6, और एल अर्थात हमें एल भी निकालना पड़ेगा, जो कि एल का फॉर्मूला होता है। चलिए सबसे पहले एल जो होता है हमारा स्लोप होता है या तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। चलिए तो एल कैसे निकालेंगे? एल का फॉर्मूला होता है √r² धन h², ये फॉर्मूला होता है। एल निकल जाएगा यहाँ से। आर कितना है? 6 × 36, और h कितना है? 88 64, जो कि कितने बराबर होगा? ये 100 के बराबर होगा, और यहाँ से वर्गमूल के साथ कितना प्राप्त होगा? 10 सेंटीमीटर, अर्थात तिर्यक ऊंचाई कितनी प्राप्त हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर फॉर्मूला रख दीजिए आप। उसके बाद पाई एज इट इज, आर कितना है? 6 है, और एल हमने निकाला 10, तो अर्थात ये आंसर क्या हो जाएगा? 60 पाई सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। अब क्या निकालने को कहा है? हमें आयतन निकालने को कहा है, जो कि v होता है, ठीक है। तो आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई r² h, ठीक है। 1/3 पाई की जगह पर पाई ही रखिए। r कितना है? 6, 6 × 36 हो जाएगा, ठीक है। और h का कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 8 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब आयतन की बात होती है तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जब वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल की बात होती है तो सेंटीमीटर का वर्ग होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 6 दूनी 12 8 96, ठीक है, 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पर क्लास क्लोज करते हैं।